जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस पे। आज हम लोग एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एसएससी के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। साथ ही साथ उन सवालों से जुड़े हुए संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस के एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप क्लास को सपोर्ट किया करें, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में उपस्थित हो सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। तो प्लीज क्लास को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो आंसर करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव डैग हैमरशोल्ड। याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव डैग हैमरशोल्ड को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद रखना है कि डैग हैमरशोल्ड संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव थे जिनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना के कारण हो गई थी। तो यह भी सवाल पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन ऐसे महासचिव थे जिनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कि जिनको हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुआ था जिनका, उनको ही मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो हवाई दुर्घटना में मृत्यु आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव डैग हैमरशोल्ड की मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई थी और उनको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कितने नंबर के महासचिव थे? तो याद रखिएगा डैग हैमरशोल्ड दूसरे महासचिव थे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव डैग हैमरशोल्ड, हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु होती है और इनको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आप याद रखिएगा। अब आपसे पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो आपको याद रखना है ट्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। तो अगर आपसे पूछेगा फर्स्ट महासचिव कौन थे, तो आप याद रखिएगा ट्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। ठीक है, ट्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे, याद रखिएगा, जो कि नॉर्वे देश के थे। इसके अलावा आपको याद रखना है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो आपको याद रखना नाइन्थ महासचिव है वर्तमान में। नाम क्या है उनका? आंसर करेंगे तो आपको याद रखना है एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में 9वें महासचिव हैं, एंटोनियो गुटेरस। और आपको यह भी याद रखना है कि एंटोनियो गुटेरस दूसरी बार महासचिव बने हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि एंटोनियो गुटेरस कितने बार बने हैं, तो आपको याद रखना है कि दूसरे बार। ठीक है, तो एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में यानी अभी कौन है? आपको याद रखना है अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस का ये दूसरा कार्यकाल है। आप याद रखेंगे 5 साल के लिए महासचिव चुने जाते हैं, ये दूसरी बार महासचिव बने हैं, आपको याद रखना है। एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो सवाल भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो पहले पुर्तगाल का प्रधानमंत्री था, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। तो आपको याद रखना है एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल से हैं। ठीक है, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा आपको पता होगा संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, आप याद रखिएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ नाम किसने दिया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ नाम दिया था अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ नाम, यूनाइटेड नेशन नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देशों की संख्या कितनी थी? 51। और 51वां संस्थापक देश कौन था? पोलैंड। आप याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछेगा, हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय, तो आपको याद रखना न्यूयॉर्क शहर में है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, आपको याद रखना है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र में अभी टोटल कितने मेंबर हैं? तो आपको याद रखना है 193 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में 193 सदस्य हैं और 193वां सदस्य देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान। तो आप याद रखिएगा साउथ सूडान जो है, ठीक है, साउथ सूडान यानी दक्षिणी सूडान। आपको याद रखना है कि दक्षिणी सूडान जो है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश है। समझ में आया? तो साउथ सूडान
संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश है, आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, चीनी, रसियन, अरबी, स्पेनिश, अंग्रेजी और फ्रेंच। लेकिन 2 भाषा है जो कार्यकारी भाषा है, अंग्रेजी और फ्रेंच, आप याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है, याद रखिएगा। और सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, याद रखेंगे। सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होता है, 10 अस्थायी सदस्य होता है। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस, ठीक है। और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में। यानी याद रखना है कि सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, यानी 10 जो टेम्पोररी मेंबर होते हैं, वो क्या होते हैं? वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनको कितने समय के लिए चुना जाता है, तो आपको याद रखना है 2 साल के लिए अस्थायी सदस्यों को चुना जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये सब सवाल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्लास को एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमारा सही आंसर क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से महासचिव हैं जिनको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला? तो ड्रैग हैमरशोल्ड, जिनकी मृत्यु वायुयान दुर्घटना के कारण हुई थी, उन्हें मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच द रेस्ट ऑफ द अदर्स? इनमें से कौन अलग है, आपको बताना है। तो आप ऑप्शन देख के ही आंसर कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन इनमें से अलग है। तो आंसर करेंगे कौन सा इनमें से अलग है। आप देखिए, कथकली शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन भांगड़ा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो हम आराम से कंसीडर करके इसको निकाल सकते थे आंसर। तो हम लोग जानते हैं शास्त्रीय नृत्य, कथकली क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। आपको याद रखना है ये तीनों शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? भांगड़ा। समझ में आ गया? कथकली शास्त्रीय नृत्य, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। अब आपसे पूछेगा कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आप कमेंट कीजिएगा कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, क्योंकि ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो याद रखना है भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी, आपको याद रखना है, ठीक है। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आप आंसर कीजिएगा। केरल, आपको याद रखना है केरल का शास्त्रीय नृत्य कथकली, ठीक है। तो केरल का कथकली है, और साथ ही साथ केरल का मोहिनी अट्टम भी याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। तो मोहिनी अट्टम, तो अगर आपसे पूछेगा कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आप याद रखेगा कथकली और मोहिनी अट्टम, ठीक है। दोनों जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। समझ में आया? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली और मोहिनी अट्टम। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी, ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। समझ में आया? इस तरह का सवाल आपसे पूछ सकता है कि जैसे कि कौन किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये पूछता है पहला। उसके अलावा यहाँ से सवाल क्या बनेगा? लोक नृत्य से भी सवाल पूछा जाता है कि जैसे किस राज्य का कौन सा लोक नृत्य है, ठीक है। तो ये सवाल समझ में आ गया आपको। आपका आंसर क्या होगा? भांगड़ा। अब देखिए कुछ प्रमुख लोक नृत्य देखिए जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तो आप जानते हैं पंजाब का होगा, ठीक है। पंजाब का भांगड़ा जो है पंजाब का लोक नृत्य है, आप जानते हैं। तो पंजाब में और भी कुछ प्रमुख लोक नृत्य है जो आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा है। अगर आपसे पूछता है गिद्धा, तो गिद्धा भी याद रखना है कि गिद्धा पंजाब का लोक नृत्य है, ठीक है। भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है, भांगड़ा क्या है? पंजाब का लोक नृत्य है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है धमान, लेकिन यही दोनों स्पेशली एग्जाम में पूछता है, तो ये दोनों आप याद रखिएगा। साथ ही साथ देखिए आपसे क्या पूछ सकता है, मेनली पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, बहुत पूछा जाता है। और उसमें भी रासलीला आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। रासलीला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। नौटंकी, नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कजरी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कजरी, कजरी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। झूला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। इसके अलावा चाचरी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। जैता उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ये पूछा जाता है, ये सारा लिख लीजिएगा कि जैता, चाचरी, झूला और कजरी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र का लोक नृत्य भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उसको आप लिख लीजिएगा कि महाराष्ट्र में कौन कौन सा लोक नृत्य है। तो लावनी आप जानते हैं, बहुत पूछा जाता है कि लावनी, लावनी कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपको याद रखना है कि लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, ठीक है। लावनी,
नकटा कहाँ का लोक नृत्य है? तो नकटा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है, लावनी, नकटा, इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि एक लेझिम। ठीक है, समझ में आया? तमाशा, तमाशा पूछा जाता है बहुत ज्यादा, तो तमाशा, तो याद रखना है लावनी, तमाशा, नकटा महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है। इसके अलावा राजस्थान का पूछेगा, तो राजस्थान का आप जानते हैं कि झूमर, झूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। गणगौर राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है तमिलनाडु, तमिलनाडु का कौन सा लोक नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य तो हम लोग जानते हैं कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन लोक नृत्य पूछेगा तो कोट्टम आपको याद रखना है, कोल्टम, कोल्टम याद रखना है। कोल्टम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कावड़ी तमिलनाडु का लोक नृत्य है जो पूछा जाता है। ठीक है, और तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या होगा? भरतनाट्यम, आप याद रखिएगा। इसके अलावा कर्नाटक इंपॉर्टेंट बनता है, कर्नाटक का एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्नाटक का लोक नृत्य कौन कौन सा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है यक्षगान, और बहुत बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, लगता है कि यक्षगान क्या है? शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन यक्षगान आपको याद रखना है लोक नृत्य है। बहुत बच्चों को लगता है कि यक्षगान जो है शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन याद रखना है यक्षगान लोक नृत्य है। ठीक है, और यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। ठीक है, तो यक्षगान आप याद रखिएगा, कर्नाटक का लोक नृत्य है। इसके अलावा वीरगासे, वीरगासे कहाँ का लोक नृत्य है? तो आपको याद रखना है वीरगासे भी कर्नाटक का लोक नृत्य है। ठीक है, तो यक्षगान, वीरगासे कर्नाटक का लोक नृत्य आप याद रखिएगा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है मुखौटा नृत्य, मुखौटा नृत्य कहाँ परफॉर्म किया जाता है? मुखौटा नृत्य। ठीक है, तो मुखौटा नृत्य आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, तो आप याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा नृत्य परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा एक और नृत्य है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य दोनों जो है कहाँ परफॉर्म किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। समझ में आया? तो ये सब सवाल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। गुजरात में गरबा, डांडिया, टिप्पानी, ये सब परफॉर्म किया जाता है, आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में पंडवानी, कर्मा, झूमर। ठीक है, कुछ प्रमुख छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, आप याद रखिएगा। झारखंड का लोक नृत्य आप याद रखिए, बहुत पूछा जाता है। झारखंड में कौन कौन सा लोक नृत्य एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप याद जरूर करेंगे। छऊ, छऊ जो है झारखंड का लोक नृत्य है। इसके अलावा आपको याद रखना है सरहुल, झारखंड का लोक नृत्य है। ठीक है, जट जाटिन, जट जाटिन झारखंड का लोक नृत्य आपको याद रखना है, जट जाटिन झारखंड का लोक नृत्य है। कर्मा, कर्मा, डांगा, विदिशिया, ये सब आप याद रखिएगा, एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। डांगा, विदिशिया, ठीक है, और सोहराई। तो आपको याद रखना है कि सोहराई कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखना है सोहराई झारखंड का लोक नृत्य है। छऊ, सरहुल, जट जाटिन, कर्मा, डांगा, विदिशिया, सोहराई झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य है, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इतना सवाल यहां से याद रखिए, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो क्लास को एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। अगला सवाल देखिए, कार निर्माता कंपनी है और आपको बताना है कि वो कंपनी किस देश से बिलोंग करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मर्सिडीज बेंज जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी फरारी इटली, ऑप्शन नंबर सी टोयोटा जापान, ऑप्शन नंबर डी हुंडई दक्षिणी कोरिया। तो आपको यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, तो आप देखिए मर्सिडीज बेंज कंपनी जो है जर्मनी की है, बिल्कुल सही, मर्सिडीज बेंज कंपनी जर्मनी की है। ऑप्शन नंबर बी फरारी इटली की है, बिल्कुल सही। टोयोटो या टोयोटा कहाँ की है? जापान की है। हुंडई जो है दक्षिणी कोरिया की कंपनी है, तो याद रखिएगा हुंडई कार निर्माता कंपनी कहाँ की है? जापान की है। टोयोटा हुंडई जो है दक्षिणी कोरिया की कार निर्माता कंपनी है। टोयोटा जापान की कार निर्माता कंपनी है। ठीक है, यहां से हम क्या देख रहे हैं कि चारों ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए सही आंसर। ठीक है, तो आपको याद कैसे रखना है कि यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा मर्सिडीज बेंज जर्मनी की कंपनी है, फरारी इटली की कंपनी है, टोयोटा जापान की कंपनी है, हुंडई दक्षिणी कोरिया की कंपनी है। याद रखिएगा, यानी चारों सही है। ठीक है, ऑल आपका सही होगा, आप याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हु इज गिवन द महावीर अवार्ड? महावीर पुरस्कार किनको दिया जाता है? आंसर करेंगे, महावीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? महावीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिएगा सही आंसर क्या होगा? टू प्रमोट नॉन वायलेंस
अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए महावीर पुरस्कार दिया जाता है। समझ में आया? तो अगर पूछता है कि महावीर पुरस्कार किनको दिया जाता है तो आप याद रखिएगा महावीर पुरस्कार अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो यहां से देखिए कुछ सवाल आपको बताते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आपको याद क्या रखना है? पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर अवार्ड कब से दिया जाता है, याद है तो बताइए, पुलित्जर अवार्ड कब से दिया जाता है? पुलित्जर अवार्ड याद रखना है, पुलित्जर अवार्ड पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। पुलित्जर अवार्ड 1917 से दिया जाता है। ईयर आप याद रखिएगा, पुलित्जर अवार्ड 1917 से दिया जाता है और पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर कब से दिया जाता है? हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, तो फटाफट आपको बताएंगे। ऑस्कर अवार्ड आपसे पूछेगा तो ऑस्कर अवार्ड आपको याद रखना है कि ऑस्कर अवार्ड कब से दिया जाता है, तो 1929 ईस्वी से ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है, आपको याद रखना है। और ऑस्कर फिल्म से जुड़ा है, आप जानते हैं। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कलिंग अवार्ड, बहुत बेहतरीन अवार्ड है कलिंग पुरस्कार, आप जानते हैं। आपसे पूछेगा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपको याद रखना है कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना है कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कब से दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है 1952 से। समझ में आया? 1952 से कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, आपको याद रखना है। और कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि कलिंग पुरस्कार प्रारंभ करने का श्रेय जो है कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बीजू पटनायक जी को जाता है और वर्तमान में कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। तो याद रखिएगा यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार वर्तमान में दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा वर्तमान में यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, आया समझ में? तो काफी अच्छा सवाल, याद रखिएगा कलिंग पुरस्कार 1952 से दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। वर्तमान में कलिंग पुरस्कार यूनेस्को सम्मानित यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है और कलिंग पुरस्कार की शुरुआत बीजू पटनायक ने की थी, आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बनता है आपको याद रखना मान बुकर अवार्ड। मान बुकर अवार्ड कब से दिया जाता है? तो आप याद रखिएगा जिस साल इसरो का गठन हुआ था। तो मान बुकर अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, आप जानते हैं। तो मान बुकर अवार्ड 1969 से दिया जाता है, आपको याद रखना है। फिर आपसे पूछेगा ग्रेमी अवार्ड। तो ग्रेमी अवार्ड आप जानते हैं कि संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है ग्रेमी पुरस्कार। तो ग्रेमी अवार्ड कब से देता है? तो जिस साल डीआरडीओ का स्थापना हुआ उस साल से ग्रेमी अवार्ड दिया जाता है। तो ग्रेमी अवार्ड 1958 में दिया जाता है, 1958 से दिया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मान बुकर कब से दिया जाता है? जिस साल इसरो का गठन हुआ, क्योंकि इसरो बार बार एग्जाम में पूछता है तो आपको याद होगा ही। तो याद रखना है मान बुकर पुरस्कार 1969 से दिया जाता है। इसरो का गठन भी 1969 में हुआ था। ग्रेमी अवार्ड 1958 से दिया जाता है और ग्रेमी अवार्ड 1958 में दिया जाता है और डीआरडीओ का स्थापना भी 1958 में हुआ है। और आपको पता है कि हम लोग कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं वहां पे इसरो और डीआरडीओ से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। अगर आप का वहां पे जीके सेक्शन है तो, है ना, जीके या करंट अफेयर सेक्शन है तो याद रखना है कि डीआरडीओ का स्थापना 1958। ठीक है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ग्रेमी अवार्ड 1958 से दिया जाता है, याद रखना है। और ग्रेमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारा अवार्ड है, आपसे पूछता है जो दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो फिल्म का, भारतीय फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है दादा साहब फाल्के अवार्ड। ठीक है, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड आपसे पूछेगा कब से दिया जाता है? तो आपको याद रखना है दादा साहब फाल्के अवार्ड 1969 से दिया जाता है। यानी मान बुकर पुरस्कार भी 1969 और दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी 1969। तो आराम से याद रखेंगे कि 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1969 में मान बुकर पुरस्कार, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1969 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार पहली बार दिया गया। ठीक है, तो इस तरह करके आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है 1991 से। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आप याद रखिएगा वाचस्पति पुरस्कार। क्यों? क्योंकि संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछता है किस भाषा के लिए दिया जाता है, तो आपको याद रखना है वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत भाषा के लिए दिया जाता है, संस्कृत साहित्य के लिए दिया जाता है। और कब से दिया जाता है? तो आपको याद रखना है वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में 1992 से दिया जाता है, 1992 ईस्वी से दिया जाता है, आप याद रखिएगा। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आप जानते हैं कि पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किनको मिला था?
याद है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1992 ईस्वी से दिया जाता है और पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद जी को मिला था, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो क्लास को एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। तो प्लीज क्लास को सपोर्ट कीजिएगा आप लोग। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर मिसाइल फ्रॉम लैंड? निम्नलिखित में से कौन सा भूमि से वायु का प्रक्षेपास्त्र है, यानी जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है, आपको पूछ रहा है। तो आंसर करेंगे जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है। आज आपको मेरी आवाज से लग रहा होगा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, तो आंसर करेंगे भूमि से वायु का प्रक्षेपास्त्र, यानी भूमि से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है, आपको बताना है। तो आंसर करेंगे भूमि से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है। और इसका आपको ट्रिक भी बताए हैं हम, याद होगा तो आप आंसर कर सकते हैं। भूमि से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आपको बताए थे कि भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल है और भगवान शंकर जमीन से खड़े होकर हवा में त्रिशूल फेंके, यानी जमीन से हवा में मार करने वाला त्रिशूल कौन सा है, मतलब कौन सा है, त्रिशूल है। तो याद रखना है जमीन से हवा में मार करने वाला कौन सा है, तो याद रखिएगा जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल है। समझ में आया? आया समझ में? आपको याद रखना है कि त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। और देखिए यहां लिखा भी है कि भूमि से वायु का प्रक्षेपास्त्र, यानी जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है, त्रिशूल है, आप याद रखिएगा। बाकी आप अग्नि को देखिए, अग्नि यहां पे लिखा हुआ है, तो अग्नि आपको याद रखना, अग्नि क्या है, पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाला, यानी जमीन से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल कौन है, अग्नि। ठीक है, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा जमीन से जमीन पे, यानी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जमीन से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल कौन है, तो आपको याद रखना है जमीन से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल है अग्नि। ठीक है, इसके साथ साथ पृथ्वी, पृथ्वी का नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है, आप याद रखिएगा। और पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का पहला परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया था 1988 ईस्वी में, आप याद रखिएगा। और अग्नि क्या है, तो अग्नि भी याद रखना है कि अग्नि जो है ये भी मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि जमीन से जमीन पर मार करता है। समझ में आया? तो अग्नि और पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल है, आप याद रखिएगा। और नाग क्या है, तो नाग आप जानते हैं कि नाग क्या है, टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है, तो याद रखिएगा जिसे दागो और भूल जाओ भी कहा जाता है, आप पढ़े होंगे। तो आपको याद रखना है नाग जो है टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। नाग क्या है, टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है और नाग को दागो और भूल जाओ भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा। समझ में आया? तो काफी अच्छा सवाल है, पूछता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, भूमि से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल है। ठीक है, इसके अलावा जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र और भी है, लिखा देते हैं क्योंकि हो सकता है त्रिशूल की जगह कुछ और ऑप्शन दे दे। ठीक है, तो आप उसको भी याद रखिएगा। तो आपसे पूछा है जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन कौन सा है, तो एक तो आप त्रिशूल याद रखिएगा, दूसरा आपको याद रखना है आकाश, क्योंकि आकाश से भी बच्चे गलती कर सकते हैं, क्योंकि आकाश ऑप्शन में रहेगा तो हम लोगों को क्या रहेगा कि आकाश मिसाइल जो है वो आकाश से आकाश में मार करता होगा, यानी हवा से हवा में मार करता होगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो याद रखना है आकाश प्रक्षेपास्त्र जो है भूमि से वायु में मार करता है। समझ में आया? तो जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन कौन सा है, आकाश है और त्रिशूल है, आप याद रखिएगा। ठीक है, और जमीन से जमीन पर मार करने वाला भी बहुत सारा प्रक्षेपास्त्र है, अग्नि, पृथ्वी, धनुष। धनुष जो है, धनुष भी जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, आप याद रखिएगा। ठीक है, आया समझ में? लेकिन आपसे पूछेगा कौन सा ऐसा प्रक्षेपास्त्र है जो हवा से हवा में मार करता है। ठीक है, तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा, हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र। तो बताइए हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है। और ये एग्जाम में पूछा जाता, बहुत आराम है, कॉन्सेप्ट समझेगा तो आसानी से याद हो जाएगा, उतना ज्यादा टफ नहीं है। ये पूछेगा कौन सा प्रक्षेपास्त्र है जो हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, रेगुलर रिवीजन करते करते ये सब सवाल आप आराम से कर सकते हैं। देखिए हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र याद रखने का चीज है ही नहीं। अस्त्र शस्त्र क्या होता है, आप जानते हैं कि अस्त्र शस्त्र जो होता है हवा में ही ना चलाया जाता है। तीर चलाया कहाँ गया, हवा से हवा में गया। समझ में आ रहा है? तो अस्त्र क्या हुआ, अस्त्र हवा से हवा में मार किया जाता था, पुराना जमाना में अस्त्र शस्त्र का यूज किया जाता था। तो अस्त्र क्या होता है, हवा से हवा में मार करता है। ठीक है, तो अस्त्र याद रखना है कि अस्त्र प्रक्षेपास्त्र हवा से हवा में मार करता है। अब इसको याद रखना पड़ेगा आपको, बस समझना है कि अस्त्र जो होता है हवा से हवा में मार करता है, जैसे तीर वगैरह हो गया। तो अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है या फिर प्रक्षेपास्त्र है, आप याद रखिएगा। ठीक है, और तेजस के बारे में आप जानते हैं कि तेजस स्वदेश निर्मित
पहला हल्का लड़ाकू विमान है? तो याद रखिएगा तेजस भारत में निर्मित पहला हल्का लड़ाकू विमान है और तेजस का विकास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। और ब्रह्मोस भी पूछा जाता है, तो ब्रह्मोस आप जानते हैं कि ब्रह्मोस भारत और रूस की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र जो है याद रखना है कि भारत और रूस की सहायता से बना है, ठीक है। और ब्रह्मोस एक प्रकार का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो क्लास को एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि थोड़ा सा क्लास को सपोर्ट मिल सके और क्लास को थोड़ा सा बच्चे भी देखें क्लास को। तो सही आंसर याद रखिएगा त्रिशूल। अगला सवाल, इसमें आपको बताना है मान बुकर पुरस्कार विजेता हैं एक तरफ, दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखित उपन्यास है। ये सारा सवाल आपको पढ़ा चुके हैं और क्वेश्चन में नहीं पढ़ाए हैं, तो आपको हम जब डिटेल में बताते हैं तो ये सब सारा सवाल पढ़ाए हैं, ठीक है। तो आंसर कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। इसलिए हम ना क्वेश्चन को ज्यादा करके बताते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि क्वेश्चन जो होगा कुछ भी पूछा जा सकता है और जो सवाल पूछा जाता है उसको लिंक करके आपको बताते हैं, ठीक है। उसमें कुछ बच्चे क्या होते हैं, कमेंट करते हैं बाद में कि सर आप बहुत समय ले रहे हैं, तो देख के अच्छा नहीं लगता ये सब, क्योंकि हम सारे बच्चों का कमेंट रिप्लाई करते हैं। आप देखते होंगे कमेंट करते हैं तो हम रिप्लाई करते हैं, और कुछ कुछ बच्चे कभी कभी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। पता नहीं वो पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, पता नहीं, लेकिन वो कमेंट कर देते हैं। हो सकता है कि कोई और भी हो सकते हैं, कोई दूसरे चैनल के भी हो सकते हैं, लेकिन उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन कमेंट करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो आपको आंसर करना है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय पढ़ाया हुआ सारा सवाल है। अब एग्जाम में आएगा तो मेरा बताना मुझे फर्ज है, क्योंकि एग्जाम में आएगा, कुछ बच्चे मान सकते हैं कि बहुत तेज होंगे, उनको पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। लेकिन जो बच्चे जिनको अभी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका एग्जाम नहीं निकल रहा है, बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे तो उनको भी देखना होगा ना। पढ़ा रहे हैं टीचर, क्या होता है, टीचर वही होता है जो सब बच्चे को लेके चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हवा में बात कर रहे हैं, हम एकदम बहुत हाई लेवल पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम अभी एसएससी जीडी का पढ़ा रहे हैं, थोड़ी है कि बहुत हाई लेवल का पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपको आंसर करना अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय, आप जानते हैं कि अरुंधति रॉय को मान बुकर पुरस्कार मिला है कब, 1997 ईस्वी में। किस पुस्तक के लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। तो पहला ऑप्शन तो यहां पे सही है, ठीक है। बाकी ऑप्शन देखिए, किरण देसाई। किरण देसाई को किस पुस्तक के लिए मान बुकर पुरस्कार मिला है, तो याद रखना है किरण देसाई। किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लिए मान बुकर मिला है, यह भी बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी को किस पुस्तक के लिए मान बुकर मिला है, तो आपको याद रखना है मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लिए सलमान रुश्दी जी को मान बुकर पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन सही है। अगला देखिए, वीएस नॉयपॉल। वीएस नॉयपॉल जी को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, तो आपको याद रखना है कि वीएस नॉयपॉल को इन अ फ्री स्टेट पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे चारों मैच है, यानी आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ABCD। समझ में आया। अब देखिए यहां से जो इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा वो आपको क्या याद रखना है। अगर आपसे पूछेगा कि मान बुकर पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के पहले लेखक, तो याद रखना है वीएस नॉयपॉल। मान बुकर पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के पहले लेखक कौन है, तो वीएस नॉयपॉल। समझ में आया। मान बुकर पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के पहले लेखक वीएस नॉयपॉल। वीएस नॉयपॉल को किस पुस्तक के लिए मान बुकर मिला, तो इन अ फ्री स्टेट पुस्तक के लिए मान बुकर मिला। वीएस नॉयपॉल को मान बुकर कब मिला, तो आप ये भी याद रखिएगा 1971 में मिला। समझ में आया। वीएस नॉयपॉल को मान बुकर कब मिला, 1971 में मिला। 1971 में क्या क्या हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था। 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला था। 1971 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये सब सवाल पूछता है, इसलिए बताते हैं बार बार, ताकि सुन के भी आपको रिवीजन होता रहे, ठीक है। तो याद रखिएगा वीएस नॉयपॉल पहले लेखक हैं भारतीय मूल के जिनको मान बुकर पुरस्कार मिला था 1971 में। इसके अलावा इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, आपको याद रखना है। तो अगर आपसे पूछे वीएस नॉयपॉल को नोबेल कब मिला है, तो आप आराम से याद रख सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी। नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जाता है, 100 साल उसमें जोड़ दीजिए, यानी 2001 में वीएस नॉयपॉल को नोबेल पुरस्कार मिला है। समझ में आया। तो आराम से आप याद रख सकते हैं कि वीएस नॉयपॉल को 1971 में मान बुकर पुरस्कार मिला है और वीएस नॉयपॉल को 2001 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और वीएस नॉयपॉल के द्वारा लिखित पुस्तक बहुत सारी है, लेकिन एग्जाम में इन अ फ्री स्टेट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा इन अ फ्री स्टेट पुस्तक के लेखक वीएस नॉयपॉल हैं। अब यहां पे देखिए अरुंधति रॉय, तो याद रखिएगा मान बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला, ठीक है, फर्स्ट भारतीय महिला। तो यहां देखिए मान बुकर लिखा ही है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मान बुकर पुरस्कार पाने वाली फर्स्ट भारतीय महिला कौन है। तो आप याद रखिएगा मान बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, अरुंधति रॉय। समझ में आया। और अरुंधति रॉय को मान बुकर पुरस्कार कब मिला, ईयर भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना 1997,
ठीक है, तो अरुंधति रॉय मान बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला हैं और अरुंधति रॉय को 1997 ईस्वी में मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आपको याद रखना है। और अरुंधति रॉय जी के द्वारा लिखित पुस्तक क्या है, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, आप याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी को कब मिला था, तो वीएस नौपाल को मिला था 1971 में, जस्ट उसके 10 साल के बाद मिला था। तो याद रखना है सलमान रुश्दी को 1981 में मिला था मान बुकर पुरस्कार, ठीक है, समझ में आया। तो वीएस नौपाल को 1971 में मिला है मान बुकर, सलमान रुश्दी को 1981 में मिला है मान बुकर, अरुंधति रॉय को 1997 में मिला है मान बुकर, ये आप याद रखिएगा 1997। इसके अलावा किरण देसाई, किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए 2006 में मिला है मान बुकर, समझ में आया। और एक बच गए अरविंद अडिगा, ठीक है, अरविंद अडिगा को 2008 में मिला है, समझ में आया। तो आप आराम से ईयर भी याद रख सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, एग्जाम में ईयर भी पूछता है। तो वीएस नौपाल 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, आराम से याद हुआ। 10 साल के बाद 1981 में क्या हुआ, सलमान रुश्दी को मिला। इसके बाद 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए अरुंधति रॉय, फिर 2006 में किरण देसाई को मिलता है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। और साथ ही साथ एक और याद रखिएगा, अरविंद अडिगा, अरविंद अडिगा को किस पुस्तक के लिए मिला था मान बुकर पुरस्कार, अरविंद अडिगा को, तो अरविंद अडिगा को आपको याद रखना है कि द व्हाइट टाइगर के लिए मिला था, ठीक है। अरविंद अडिगा को 2008 में मिला है मान बुकर पुरस्कार, आपको याद रखना है व्हाइट टाइगर के लिए। तो आपसे पूछेगा द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है, व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है, तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं, व्हाइट टाइगर के लेखक है अरविंद अडिगा। और 2008 में अरविंद अडिगा जी के द्वारा व्हाइट टाइगर पुस्तक के लिए इनको क्या मिला था, मान बुकर पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। और मान बुकर पुरस्कार 1969 से दिया जाता है, आपको याद ही होगा। और मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, समझ में आया। तो याद रखिएगा कि मान बुकर पुरस्कार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है साहित्य का, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं अब हम लोग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ STPP, STPP का फुल फॉर्म क्या है, तो आंसर करेंगे STPP का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। STPP का फुल फॉर्म क्या है, तो आंसर क्या होगा, आंसर करेंगे तो याद रखना है STPP का फुल फॉर्म होता है सुपर थर्मल पावर प्लांट, STPP का फुल फॉर्म होता है सुपर थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो याद रखिएगा STPP सुपर थर्मल पावर प्लांट इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है इसके अलावा, यानी यहां पे 3 नाम एक जैसा है और एक अलग नाम है, जिनमें से 3 नाम जो है एक ही व्यक्ति का नाम है। और वो जो व्यक्ति हैं चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है। तो वही आपसे पूछ रहा है, तो आप सभी जानते होंगे आंसर क्या होने वाला है इसका, तो आंसर कर दीजिएगा, आंसर क्या हो सकता है इसका। तो आप जानते हैं चाणक्य, चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है, चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है। तो ये एक ही व्यक्ति है चाणक्य, इन्हीं का 3 नाम है, समझ में आया। तो आपको याद क्या रखना है कि चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य एक ही व्यक्ति हैं, इन्हीं का 3 नाम है, ठीक है। और ये कौन थे, तो आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी बने थे चाणक्य। आप सभी जानते होंगे चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को हराकर 322 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठे थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे, आप याद रखेंगे, समझ में आया। और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, किनके द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, यानी चाणक्य के द्वारा, यानी विष्णुगुप्त के द्वारा। कौन सा पुस्तक लिखा गया, तो अर्थशास्त्र। आपसे पूछेगा एग्जाम में अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो जनरली हम लोग बहुत सारे बच्चे याद करते हैं चाणक्य, लेकिन एग्जाम में कोई ठीक नहीं है कि चाणक्य देगा, आपसे पूछ सकता है ऑप्शन में विष्णुगुप्त दे देगा। तो आपको याद रखना है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य हैं या फिर विष्णुगुप्त हैं या फिर कौटिल्य हैं, समझ में आया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और अर्थशास्त्र पुस्तक किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो आपको याद रखना है, नाम तो लग रहा है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स से लग रहा है जुड़ा हुआ, लेकिन अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वो भारतीय राजनीतिक से जुड़ा हुआ है। तो ये सवाल पूछता है कि चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आप याद रखेंगे कि अर्थशास्त्र पुस्तक प्राचीन भारतीय राजनीति से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसका आज भी अनुसरण किया जाता है, ठीक है। आया समझ में, तो ये आप याद रखिएगा, समझ में आ गया, तो याद रखेंगे। और आपको एक सवाल और यहां से याद रखिएगा, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के बारे में आप जानते होंगे। मेगास्थनीज भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी,
ठीक है। अब देखिए यहां पे एक ऑप्शन है समुद्रगुप्त जी के बारे में। अब आप समुद्रगुप्त के बारे में जानते हैं कि समुद्रगुप्त किस वंश के राजा थे? आंसर करें अगर आपको पता है कि समुद्रगुप्त किस वंश के राजा थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है गुप्त वंश के राजा थे समुद्रगुप्त, और गुप्त वंश के सबसे महानतम राजा में इनको काउंट किया जाता है। ठीक है, तो गुप्त वंश का महानतम शासक पूछेगा तो आपको याद रखना है समुद्रगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश का महानतम शासक। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। याद रखिएगा गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त, लेकिन गुप्त वंश का महानतम राजा कौन था? समुद्रगुप्त थे, आप याद रखिएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, तो एग्जाम में पता नहीं कितना बार आया होगा कि भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने कहा है, आप याद रखिएगा। समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में आर्यवर्त के और दक्षिणावर्त के सारे जितने भी शासक से उनका युद्ध होता है वो सभी को हराते हैं। ठीक है, अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन कहा गया। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 12 शासकों को इन्होंने पराजित किया था। उत्तरावर्त और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को समुद्रगुप्त जी ने पराजित किया था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? एग्जाम में पूछता है हरिसेन। हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछता है हरिसेन किसका दरबारी कवि था? हरिसेन क्या थे? दरबारी कवि थे। किनके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। तो ये तो ठीक है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। अब इनको इतना क्यों याद किया जाता है? क्योंकि हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की है। तो एग्जाम में पूछता है प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने किया? तो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की है, आप याद रखिएगा। और समुद्रगुप्त भगवान विष्णु के उपासक थे। तो यहां से एक सवाल इंपॉर्टेंट बनेगा, आपसे पूछेगा गुप्त वंश जो था, गुप्त वंश का चिन्ह क्या था? ठीक है, तो गुप्त वंश का चिन्ह आप याद रखिएगा गरुड़, क्योंकि गुप्त वंश में भगवान विष्णु का है, ये लोग जितना भी राजा थे सब भगवान विष्णु को मानते थे, तो इसलिए गुप्त वंश का चिन्ह याद रखना है गरुड़ चिन्ह था। ठीक है, और गुप्त वंश से जुड़ा हुआ सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम युग किसे कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। मंदिर बनाने की कला गुप्त काल में ही शुरुआत हुआ है। तो आपसे पूछेगा मंदिर बनाने का कला कब शुरू हुआ? तो गुप्त काल में मंदिर बनाने की कला का शुरुआत हुआ। त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट जो है कब आया? गुप्त काल में त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट आया। गुप्त काल का शासकीय भाषा क्या था? तो गुप्त काल का शासकीय भाषा संस्कृत था। चंद्रगुप्त, समझ में आ रहा है? गुप्त काल का शासकीय भाषा क्या था? संस्कृत था। इसके अलावा आप जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में वराह मिहिर, धनवंतरी, ब्रह्मगुप्त रहते थे। ठीक है, और भी बहुत सारे महान लोग हुए जो कि गुप्त काल में थे, जैसे कालिदास जी हुए, है ना। तो ये सब आपको याद रखना होगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये सब सवाल। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ गया मेरे ख्याल से। यहां पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, आप याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो क्लास को एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए, और जो बच्चे क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज कोशिश करें क्लास को शेयर भी करने का। ठीक है, अगला सवाल, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटक नहीं है? देखिए क्वेश्चन घुमाया है, लेकिन कुल मिला के त्रिपिटक कौन कौन सा है आप जानते हैं कि 3 है त्रिपिटक, तो बस वही पूछ रहा है इनमें से कौन सा त्रिपिटक नहीं है। तो आंसर आप आराम से कर सकते हैं, आंसर कीजिए कौन त्रिपिटक नहीं है। तो आपको बहुत बार पढ़ा चुके हैं कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ 3 रत्न है, ठीक है, और 3 पिटक है। तो कौन कौन सा 3 पिटक है? अभिधम पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक। ठीक है, तो अभिधम पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक, ये 3 पिटक हैं जो कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ये गलत है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? यही, क्योंकि आपसे पूछा है कि पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा गया है। समझ में आया? तो त्रिपिटक किसे कहा गया है? बौद्ध ग्रंथों को। बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा गया है पाली भाषा में। ठीक है, और त्रिपिटक कितने तरह के होते हैं? 3 होते हैं, अभिधम पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक, आप याद रखिएगा। ठीक, अब बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, ये भी बहुत ज्यादा सवाल पूछा गया है, इसको भी आप याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के 3 रत्न लिख लीजिएगा, वैसे आसान ही है, पूछेगा बौद्ध धर्म के 3 रत्न और जैन धर्म के 3 रत्न, दोनों पूछता है एग्जाम में।
तो इसलिए आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से होते हैं? तो बुद्ध, इसमें तो आप देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध का नाम ही आ गया बुद्ध। तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न होते हैं बुद्ध, धम्म और संघ। समझ में आया? तो अगर आपसे पूछेगा बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं, तो बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। समझ में आया? बौद्ध धर्म के 3 रत्न पूछेगा तो उनमें भगवान बुद्ध का नाम आ जाएगा, बस आंसर समझ में आ जाएगा। बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। अब आपसे पूछ सकता है जैन धर्म के 3 रत्न कौन है? तो ये भी आप याद रखिएगा, जहां पे एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो आपको याद रखना है कि जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं, तो आप याद रखिएगा सम्यक दर्शन, ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, पूरा लिख लीजिएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, जगह कम है तो हम लिख दे रहे हैं शॉर्ट में। तो आपको याद रखना है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जैन धर्म से संबंधित 3 रत्न है। समझ में आया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण जैन धर्म के 3 रत्न हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, और जैन धर्म को भी 2 भागों में बांटा गया था, बट गया था जैन धर्म, आपको पता होना चाहिए। और बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बट गया था, इसको भी लिख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कि जैन धर्म किन भागों में बट गया था, तो आपको याद रखना है श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर कौन थे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि श्वेतांबर कौन थे, दिगंबर कौन थे, तो इनको भी आप लिख लीजिए, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहा गया और नग्न रहने वाले को दिगंबर कहा गया। एक तो ये एग्जाम में पूछता है कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जैन धर्म के अनुयायियों को क्या कहा गया, तो श्वेतांबर कहा गया, ये तो आसान है। दूसरा क्वेश्चन घुमा देगा, बोलेगा स्थूलभद्र के शिष्य को क्या कहा गया, तो ये आपको याद रखना होगा, स्थूलभद्र के शिष्य को क्या कहा गया, श्वेतांबर कहा गया। समझ में आ रहा है? तो ये सवाल बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थूलभद्र के शिष्य को क्या कहा गया, श्वेतांबर कहा गया। ठीक है, और दिगंबर कौन कहलाए, तो दिगंबर आपको याद रखना है भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए, याद रखिएगा, भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए और स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए। और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर नग्न रहने वाले जैन धर्म के अनुयायी थे, आप याद रखेंगे। ठीक है, एग्जाम में घुमा फिरा के ये सब सवाल तो आप समझ सकते हैं कि चेंज होने वाला है नहीं, कभी चेंज होगा कभी, ये सब सवाल कभी चेंज नहीं होगा। तो हर एक प्रकार के एग्जाम में इस प्रकार का सवाल पूछता ही पूछता है, इसलिए आप इन सब सवालों को एकदम मतलब याद करके ही रखें, क्योंकि सभी प्रकार के एग्जाम में जहां पे भी जीके होगा वहां पे ये सवाल पूछता है। ठीक है, और बौद्ध धर्म आप जानते हैं 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में। तो ये भी पूछता है कि बौद्ध धर्म किन भागों में बट गया। ठीक है, और यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर लिख देते हैं तो गलत हो जाता है। तो बौद्ध धर्म आपको याद रखना हीनयान और महायान में बट गया था। ठीक है, बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था, आप याद रखिएगा। ठीक है, और आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म का 4 संगीति हुआ था, 4 बौद्ध संगीति हुआ था। पहला बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था, अजात शत्रु राजा थे तभी। दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था, कालाशोक के समय में, याद रखिएगा। तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, सम्राट अशोक के काल में। चौथा बौद्ध संगीति कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था, राजा कौन थे, कनिष्क। तो ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है बौद्ध संगीति। तो चारों बौद्ध संगीति आप याद रखिएगा, किसके समय में कौन सा बौद्ध संगीति हुआ था, कहां पे बौद्ध संगीति हुआ था और उस समय अध्यक्ष कौन थे, ये भी आप याद रखिएगा। जैसे पहले बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष थे महाकश्यप, राजा थे अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय वैशाली में हुआ था दूसरा बौद्ध संगीति, अध्यक्ष थे सभाकामी। दूसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे सभाकामी और शासनकाल था तभी कालाशोक का। तो ये सब आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल अब हम लोग देखते हैं। तो यहां पे आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आप याद रखिएगा। अगला सवाल, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्यतम मेंटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है। तो आप आंसर करेंगे कि पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्यतम मेंटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप याद रखिएगा स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। तो पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है उसे स्थल मंडल कहा जाता है। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल है और 71% भाग पर जल है। ये सभी तो आप सब जानते होंगे। तो यहां से याद रखना है कि पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्यतम मेंटल शामिल है उसे स्थल मंडल कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया।
और क्रस्ट क्या होता है? तो भूपर्पटी को क्रस्ट कहा जाता है, नहीं पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को भूपर्पटी या क्रस्ट कहा जाता है। तो ये आप जानते होंगे, एग्जाम में पूछता है कि पृथ्वी का सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो भूपर्पटी या क्रस्ट कहा जाता है। समझ में आया ना? ठीक है, तो याद रखिएगा। और क्लास को एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। ठीक है, वायुमंडल के बारे में आप जानते ही होंगे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है, ये सबसे सवाल बहुत पूछता है। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल का सबसे निचला परत है। मौसम संबंधी जितने भी घटनाएं होती हैं वो सारे क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल में आप जानते हैं कि समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर क्या होता है? समान होता है, जिसके वजह से स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल में वायुयान उड़ाया जाता है। ठीक है, तो ये सब सवाल एग्जाम में पूछता होगा, आपको पता ही है। इसके अलावा ओजोन परत का क्षरण किससे होता है? तो आप जानते हैं कि सीएफसी से ओजोन परत का नुकसान होता है। ओजोन परत की इकाई को डॉप्सन में मापा जाता है। ठीक है, और ओजोनोस्फीयर क्या करता है? सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरणों को पृथ्वी तक आने से रोकता है। ठीक है, तो बस यही सब क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, तो आप याद रखिएगा। तो यहां पे सही आंसर क्या होगा? पृथ्वी का बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्यतम मेंटल शामिल होता है उसे हम लोग लिथोस्फीयर या फिर स्थल मंडल कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और जल मंडल के बारे में आप जानती हैं, जल मंडल से सवाल क्या क्या पूछ देगा? कितना महासागर है? ठीक है, क्योंकि जल मंडल में तो जल वगैरह आता है। ठीक है, तो यही सब पूछता है। फिर पूछेगा आपसे कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? तो आप भी जानते हैं कि प्रशांत महासागर का आकार त्रिभुजाकार है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा गर्त कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कि मेरियाना गर्त जो है, मेरियाना ट्रेंच जो है वो सबसे गहरा गर्त है जो कि प्रशांत महासागर में है। और मेरियाना गर्त को चैलेंजर्स गर्त भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये सब आपको याद कब होगा? जब आप रेगुलर रहिएगा। ठीक है, क्योंकि हम बार बार ये सब सवाल पढ़ा चुके हैं, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्लास को एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको बताना है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, तो आंसर करें, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सही आंसर क्या होना चाहिए? काफी आसान सवाल है, आंसर करें, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश आदि पर्वत श्रेणी आती है। और आपको याद रखना है ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका है। और ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी यानी काराकोरम पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो यहां पे तो ऐसे पूछा है काराकोरम पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा चोटी। ठीक है, लेकिन एग्जाम में हो सकता है इसको चेंज करके आपसे पूछ दे ऐसे, ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी। समझ में आ रहा है? तो आपको तैयार रहना है, क्योंकि आजकल एग्जाम में लैंग्वेज चेंज कर देता है, क्वेश्चन वही रहता है लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर देता है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछेगा? ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी या फिर काराकोरम पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा चोटी। बहुत सारे बच्चे आंसर गलत कर रहे हैं, माउंट एवरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है ग्रेटर हिमालय का भाग है। यहां पे आपसे पूछा है काराकोरम पर्वत श्रृंखला का। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या होगा? आपको याद रखना है K2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा K2। आपको याद रखना है कि ट्रांस हिमालय या फिर काराकोरम पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है K2, जिसे गाडविन ऑस्टिन कहा जाता है। समझ में आया? तो याद रखिएगा, ट्रांस हिमालय या फिर काराकोरम पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है K2, गाडविन ऑस्टिन, आप याद रखेंगे। साथ ही साथ भारत की सबसे ऊंची और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2। यह भी आपको पता होगा कि K2 या गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो K2 या गॉडविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, आफ्टर माउंट एवरेस्ट। तो ये आप याद रखिएगा, विश्व की सेकंड सबसे ऊंची चोटी। तो ये सब आपको याद होना चाहिए क्योंकि काफी आसान है, पूछता है एग्जाम में। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, याद रखना है। ठीक है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, आप याद रखेंगे। ठीक, समझ में आया? और यहां से ये सवाल तो समझ में आ गया। इसके अलावा नंदा देवी आप जानते हैं कहां पे? उत्तराखंड में है। तो ये भी आपको याद रखना है, नंदा देवी। नंदा देवी कहां पे है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी कहां? उत्तराखंड में है। इसके अलावा नंगा पर्वत याद रखना है। नंगा पर्वत जो होगा ये तीनों ऐसे याद रखिएगा,
ध्यान दीजिएगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो नंगा देवी, नंगा पर्वत और माउंट एवरेस्ट, ये तीनों किसका भाग है? जैसे अभी हम लोग पढ़े कि K2 जो है ट्रांस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, तो एग्जाम में ये पूछेगा डेफिनेटली आपसे, ट्रांस हिमालय पूछेगा आपसे कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा कौन सा है, तो K2 है ट्रांस हिमालय का हिस्सा, याद रखिएगा। लेकिन ये नंदा देवी, नंगा पर्वत और माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है? तो ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है, महान हिमालय। तो ये आप याद रखिएगा कि ग्रेटर हिमालय का हिस्सा कौन कौन सा है। तो एग्जाम में जरूर पूछेगा आपसे कि ग्रेटर हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, समझ में आया? तो ग्रेटर हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट है, याद रखिएगा। और माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा चोटी है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है। और माउंट एवरेस्ट, नंगा पर्वत और नंदा देवी महान हिमालय का हिस्सा है या फिर हिमाद्री का हिस्सा है। ठीक है, आया समझ में? ये आप याद रखिएगा। और भी बहुत सारा सवाल बनता है, जैसे भारत स्थित, अगर आपसे पूछेगा कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर सहित भारत का सबसे ऊंचा चोटी, तो आप बोलेंगे गाडविन आस्तीन। लेकिन अगर आपसे पूछता है बिना विवाद का भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो आप याद रखेंगे बिना विवाद का भारत की सबसे ऊंचा चोटी है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। समझ में आया? तो भारत स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, याद रखना है, सिक्किम में है। ठीक है, और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर सहित पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप आंसर कीजिएगा गॉडविन ऑस्टीन। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये सब सवाल कंफ्यूजन क्रिएट करता है और एग्जाम में गलती होता है, तो आपको मतलब अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि अगर आप अधूरा नॉलेज रखेंगे तो एग्जाम में गलती हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? आंसर करेंगे, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी, यानी अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक दिल्ली पर शासन किए थे, आपको बताना है। आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया था। सबसे पहले तो दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया था। दिल्ली सल्तनत पे कौन कौन वंश शासन किया था? गुलाम वंश, याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछता है ये। दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाला पहला वंश कौन था? गुलाम वंश, आपको याद रखना है। दूसरा था खिलजी वंश, दूसरा कौन था? खिलजी वंश। ठीक है, इसके बाद तुगलक वंश। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, इसके बाद सैयद वंश, और लास्ट कौन सा था? लोधी वंश, क्योंकि आप जानते हैं कि लोधी वंश के बाद ही मुगल वंश आया था। ठीक है, तो लोधी वंश, इसके बाद आपको याद रख, सैयद वंश के बाद आप याद रखिए लोधी वंश। ठीक है, तो ये 5 वंश याद रखना है कि जो दिल्ली सल्तनत पे शासन किया हुआ था। कौन कौन? तो दिल्ली सल्तनत पे कितने वंशों ने शासन किया? 5 वंशों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और गुलाम वंश नाम क्यों है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था, आपको याद रखना है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। समझ में आया? खिलजी वंश का संस्थापक पूछेगा तो याद रखिएगा, खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। समझ में आ रहा है? तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। ठीक है, तो ये तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा इनका कार्यकाल भी आपको याद रखना है कि जैसे गुलाम वंश का कार्यकाल कब से कब तक था। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा। फिर पूछ सकता है आपसे कि आपका खिलजी वंश का कार्यकाल कब से कब तक था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। खिलजी वंश का जो कार्यकाल था 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का शासनकाल था, और खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। लेकिन यहां पे पूछा है अलाउद्दीन खिलजी कब राजा बना और कब से कब तक रहा, तो आपको याद रखना है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या 1296 में उनके भतीजा, ठीक है, और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो अगर पूछेगा अलाउद्दीन खिलजी राजा कब बना, तो 1296 में बना। समझ में आया? तो आप याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके दिल्ली पर बैठा। ठीक है, समझ में आया? और ये कब तक रहे, तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक गद्दी पर रहते हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, ये तो याद रखिएगा। और साथ ही साथ यहां से क्या क्या सवाल बनेगा? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली तथा गुरसास्प था, आप याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन, ये सवाल बहुत पूछा जाता है, सेना को नकद वेतन का जो प्रक्रिया है किसने शुरू किया, तो आप याद रखिएगा सेना को नकद वेतन, ठीक है, सेना को नकद वेतन देने, सेना को नकद वेतन देना शुरू किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है अस्थाई सेना का नींव किसने रखा था, तो अस्थाई सेना का नींव भी याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने
रखा था। तो ये सब सवाल बहुत पूछता है। तो अस्थाई सेना की नींव अलाउद्दीन खिलजी, सेना को नकद वेतन का प्रावधान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। और इसके अलावा घोड़ा दागने का प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, घोड़ा दागने का प्रथा नोट कीजिएगा। जितना सारा सवाल आज बताए हैं सारा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा घोड़ा दागने का प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया। इसके अलावा आपसे पूछेगा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा जो है किसने शुरू किया। तो आप याद रखिएगा सैनिकों का हुलिया लिखने का जो प्रथा है ये किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था, आप याद रखेंगे। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू किया था, तो ये सब आप नोट करेंगे। बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, समझ में आ रहा है। तो बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली, तो अगर आपसे पूछता है बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू किया, तो आप याद रखेंगे बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था, तो आप याद रखेंगे मलिक काफूर। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो बहुत सारा सवाल आपसे पूछता है अलाउद्दीन खिलजी से, तो आप याद रखेंगे कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि 1296 से 1316 ईस्वी तक थी, आप याद रखेंगे। और अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। हजार खंबा महल किसने बनाया, अलाउद्दीन खिलजी ने हजार खंबा महल का निर्माण कराया था, आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास को एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था, आंसर कीजिएगा। खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, खिज्र खान। तो याद रखिएगा सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खान। और सैयद वंश कब से कब तक शासन किया, 1414 से 1451 तक। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, खिज्र खां सैयद वंश के संस्थापक थे, ये भी लिख लीजिएगा। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, तो सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां, आपको याद रखना है। ठीक है, आया समझ में। इसके अलावा आपको याद रखना है खिज्र खां किसके सेनापति थे, तो खिज्र खां तैमूर लंग के सेनापति थे। याद रखिएगा तैमूर लंग का सेनापति खिज्र खां था। ठीक है, भारत से लौटने समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीवालपुर का शासक नियुक्त किया था। तो अगर आपसे पूछेगा कि सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, तो सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे। खिज्र खान कौन था, तो खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था, आप याद रखिएगा। ठीक है, और सैयद वंश का अंतिम राजा कौन था, तो कभी कभी ये भी पूछता है अंतिम राजा। संस्थापक और अंतिम राजा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अंतिम राजा अगर पूछेगा सैयद वंश का अंतिम राजा, तो आपको याद रखना है कि सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। तो कौन था, सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था, आप याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया। अगर आपसे एक सवाल पूछता है कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश कौन था, तो क्या आंसर होगा बताइए। दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन कौन सा वंश किया था, याद है आपको। यह सवाल बहुत पूछता है एग्जाम में। ठीक है, और बहुत बच्चे गलती करते हैं। दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश, सबसे कम समय तक शासन, ठीक है, कौन सा वंश है जो दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन किया। 5 वंश है जो दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था, लेकिन सबसे कम समय तक शासन कौन किया था, तो खिलजी वंश आपको याद रखना है। समझ में आया। खिलजी वंश जो है दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन किया था, 1290 से 1320, यानी मात्र कितना साल, 30 साल। समझ में आया। तो खिलजी वंश जो है दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन किया था, आप याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो खिज्र खां सैयद वंश के संस्थापक थे, आप याद रखिएगा। खिज्र खां सैयद वंश के संस्थापक थे, आपका सही आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा। तो क्लास अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। अगला सवाल, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किनका शासन था।
12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किनका शासन था? तो ये तो बहुत आसान सवाल है, क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का स्थापना 1206 ईस्वी में किया गया था गुलाम वंश के द्वारा, है ना। यानी दिल्ली सल्तनत पर पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश। तो ये तो आप ऐसे ऑप्शन से ही छांट सकते हैं कि गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। गुलाम वंश के बाद आता है आपका कौन सा वंश? गुलाम वंश के बाद ही आता है खिलजी वंश, यहाँ पे के होगा। ठीक है, गुलाम वंश के बाद ही आता है खिलजी वंश। ठीक है, तो ये तो हम लोग पढ़ ही लिए कि गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश, तो ये भी आंसर हो नहीं सकता है। ठीक है, सैयद वंश, सैयद वंश भी काफी बाद 1414 में सैयद वंश आया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तुगलक वंश कब आया? तुगलक वंश 1320 से 1398 आया, तो ये भी गलत हो जाएगा। आप ऑप्शन से ही तो एलिमिनेट कर सकते थे। आपसे पूछ रहा है 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका गुलाम वंश दिया होता तो आप समझ सकते कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन आप देखिए उसके बाद खिलजी वंश दिया है, सैयद दिया है, तुगलक दिया है, गुलाम वंश दिया भी नहीं है, तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो तोमर डायनेस्टी का शासन था, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो क्लास को फटाफट एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। उम्मीद करेंगे आज का सेशन आपको काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा। यहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, तो ध्यान से